गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग कौन से टॉपिक करने जा रहे हैं? जो आज का लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी सेक्शन का, ये लास्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन का आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ओके, ठीक। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है मैनेजमेंट, ओके, तो ये चैप्टर का नाम क्या है? देखो, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखोगी तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसको किस तरह से हम अच्छे से यूज करें, अच्छे तरीके से उसका यूज करें, जिससे वो सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से, ठीक ना, सभी लोगों के लिए बचा रहे। तभी तो मैनेजमेंट सही से होता है, प्रबंधन सही से होता है। ओके, तो संपोषित एक वर्ड इसमें आता है, संपोषित यानी कि सस्टेनेबल। संपोषित का मतलब होता है कि ऐसा हम यूज करें जो उसको नुकसान भी नहीं हो। किसका? प्राकृतिक संसाधन का नुकसान भी नहीं हो। तो अभी तक पिछले अध्याय में हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़े थे ना। पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे? हमारा पर्यावरण। उसमें देखिए किस तरह से पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के बारे में जाने, पर्यावरण के कौन कौन से पूरक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में जाने। ओके, उसमें पारितंत्र आया। पारितंत्र दो प्रकार के पढ़े, प्राकृतिक पढ़े और मैनमेड यानी कि मनुष्य के द्वारा पढ़े, उसके बारे में पढ़े। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं उसके बारे में पढ़े, आहार नाल के बारे में पढ़े। उससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बताया। ओके, आज का जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए। अब हमें उस प्राकृतिक संसाधन का, तो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? हवा है, जल है, कोयला है, पेट्रोलियम है। ओके, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जंगल, वन, ये सभी है ना, पेड़ पौधे। तो जो प्रकृति हमें देती है, प्रकृति के द्वारा जो हम लेते हैं, जिनसे अपना हम जीवन यापन करते हैं, जिनसे हमें मनुष्य को हमेशा फायदा ही होता है, उसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक, अब उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे चलाया जाए, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो ब्रीफ में मैंने ये बता दिया। इससे रिलेटेड आज फिर मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि समय कम है, पहले ही बताया हूँ कि शॉर्ट में इसको लेके चलना है। और ये लास्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ओके, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज बता देता हूँ। इसी के आसपास, इसी में से एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है। इस चैप्टर से मैंने पहले भी बताया था कि जो एमसीक्यू का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो क्वेश्चन आएगा वो या तो एक आएगा, नहीं तो दो क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, ठीक ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक से दो ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? ध्यान देना कि विश्व के संपूर्ण जल, पूरे वर्ल्ड का यानी कि पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है? ऑप्शन सुन लो, 70%, 97%, 42%, 90%। कितना प्रतिशत जो है जल वो समुद्र में पाया जाता है? 97% जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। और बचे हुए जो 3% जल है वो उसमें से भी जो 1% से ज्यादा बर्फ में है। ओके, और बाकी भूमिगत जल है जिसको हम लोग पीते हैं, यानी कि 1% से के आसपास जल भूमिगत जल, और वही हमारे पीने योग्य है। सोचो, और उस जल का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जल के लिए विश्व युद्ध होने वाला है। जल प्रलय आएगा समुद्र से, लेकिन विश्व युद्ध हो जाएगा जल के लिए। अभी देख रहे हो ना, जो गर्मी में जो वाटर लेवल कितना नीचे चला जाता है, कितना नीचे चला जाता है ना वाटर लेवल, देखते हो। तो आने वाले समय में सोचो क्या होगा। जल को अगर संरक्षित नहीं करेंगे, जल को हम लोग
सस्टेनेबल तरीके से, अगर हम संपोषित तरीके से अगर हम उसको नहीं यूज करेंगे तो जल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? बोरोन, जस्ता, तांबा, थोरियम। किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ध्यान देना, नाभिकीय ऊर्जा के लिए बोरोन होगा? नहीं होगा, बोरोन नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, थोरियम होगा। इसका आंसर थोरियम होगा। थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम से भी प्राप्त किया जाता है और थोरियम से भी प्राप्त किया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन है, वर्ष मार्च 2000 तक भारत की विद्युत उत्पादन शक्ति थी। तो ये कैलकुलेशन है, 2000 का है, हो सकता है अभी नया भी कैलकुलेशन पूछे, तो इसको बस याद रखना है कि इसका 97,800 मेगावाट 2000 में जो है इसकी जो भारत की विद्युत उत्पादन का क्षमता था। ओके, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसको बट इसका डाटा जो है वो याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की कुल लंबाई है, ये तुम्हारे बुक का एकदम क्वेश्चन है। ऑप्शन 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। 2000 से 2500 किलोमीटर, 2510 टोटल है, लेकिन 2500 किलोमीटर डाटा राउंड में अगर आएगा तो 2500 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, जो कि गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है जाकर के? गंगोत्री से निकल के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? और ये पूरे जो डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखो, जन भागीदारी क्या होता है इसको मैं पहले समझा दूं। इसका ऑप्शन सुन लो, 1972, 1985, 2000, 2008। ये हुआ था 1972 में, पश्चिम बंगाल में 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जन भागीदारी का मतलब होता है कि जिस एरिया में वन है तो वहाँ के आदिवासी लोग रहते होंगे, तो वहाँ के लोगों को कहा गया कि जन भागीदारी होगी, यानी कि जो भी प्लांट वहाँ पे बैठेगा, जो सरकारी कार्य होगा, उसमें आपका भी शेयर रहेगा और गवर्नमेंट की भी शेयर रहेगी। इसको जन भागीदारी बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। ठीक, तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में सबसे पहले हुई थी और 1972 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में कितनी बार, तो याद रखना 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबद्ध है? बाघ हो, घोड़ा के लिए, पेड़ों के लिए, सभी के लिए? पेड़ों के लिए। ये तो सबको पता है चिपको आंदोलन। ओके, बिश्नोई समाज ने किया था इसको। और इसमें क्या था चिपको आंदोलन में कि जब पेड़ को काटने के लिए जाते थे तो उस पेड़ को पकड़ लेते थे, हक कर लेते थे, और औरतें इसमें काफी आगे शामिल थी और उन्होंने बचाया, जंगल को कटने से बचाया था। तो यही चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जो कि ज्योग्राफी में भी पढ़े होगे तुम लोग, हिस्ट्री में भी पढ़ना है। और ये क्वेश्चन साइंस में भी आता है, बायोलॉजी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय निम्नलिखित के संरक्षण से संबंध थे? कोयला और पेट्रोलियम, वनों और वन्य जीवों, जल संपदाओं, अजैव पर्यावरण। बिश्नोई समाज वनों और वन के लिए, अभी बताया है ना कि वन और वन जीवों के लिए ना, बिश्नोई समाज ने चिपको आंदोलन उसी का मेंबर था ना, तो वन और वन समाज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला अगले कितने वर्षों तक रहेगा? 400 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, 200 वर्ष? 400 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, 200 वर्ष? 200 वर्षों तक ही कोयला रहेगा। और ये जो प्रिंट किया गया क्वेश्चन है, ये इसका डाटा जो है आज से 20 साल पहले का है, तो 180 साल अभी आज के डेट से हो जाएगा। 180 सालों तक ही ये कोयला जो है इस पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद कोयला समाप्त हो जाएगा। ओके, पेट्रोलियम अगले कितने वर्षों तक रहेगा? 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष? 40 वर्षों तक पेट्रोलियम रहने वाला है। तो सोचो 40 वर्षों के बाद क्या होगा? या तो नया
जो खोज करके पेट्रोलियम निकाला जाएगा, नहीं तो कोई ऑल्टरनेटिव उपाय। अभी से ही देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक पे जोर दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक, हाँ, तो बैटरी वाली गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो आ जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद 40 साल के बाद जो है वो पेट्रोलियम बचेगा ही नहीं। तो पेट्रोलियम नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा, गाड़ियों का क्या होगा, सब या तो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको बेच दिया जाएगा कबाड़ में, और नहीं तो फिर से हम लोग साइकिल, बैलगाड़ी वगैरह यूज करेंगे। क्या अच्छा रहेगा, उससे प्रदूषण भी नहीं होगा और पर्यावरण भी बचेगा। हाँ, और हेल्थ भी खराब नहीं होगा साइकिल चलाने से। पैदल आया करेंगे 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो पैदल, तुम लोग भी स्कूल जो है, स्कूल में जो है वो पैदल आया करोगे कम से कम 5 किलोमीटर। देखो, कहा जाता है कि 10 किलोमीटर मनुष्य को डेली चलना चाहिए, मनुष्य को डेली 10 किलोमीटर चलना चाहिए, और मनुष्य की जो स्पीड होती है वो 1 घंटे में एवरेज स्पीड 7 से 8 किलोमीटर कवर कर लेता है, ठीक ना। तो पूरे दिन भर में अगर तुम 1 घंटा भी पैदल नहीं चलोगे तो फिर स्वस्थ कैसे रहोगे। ओके, अच्छी बात है, पैदल जितना चलोगे उतना अच्छा है। एक कहावत है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है। ओके, तो ये कहावत है और बात सही है, इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए, पैदल चलते रहना चाहिए, ठीक ना। गांधी जी को देखे थे, डंड अपना लाठी उठाते थे और चलना शुरू कर देते थे, जहाँ पैदल ही जाते थे, अक्सर हर जगह पैदल जाते थे, और उनके पीछे उनके जितने सहयोगी लोग भी पैदल चला करते थे। ठीक, चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी चलता हूँ, मैं भी पैदल चलता हूँ, लगभग 4-5 किलोमीटर डेली हो जाता है मेरा। हाँ, हो जाता है, हाँ, और रास्ते में आना जाना ये सब हो जाता है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खादीन जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था निम्न में से किस राज्य की है। खादीन, ये क्वेश्चन आया है पिछले वर्षों के एग्जामिनेशन में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि खादीन जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था निम्न में से किस राज्य की है। बिहार, राजस्थान, गुजरात, गोवा, किसका है, राजस्थान का है। खादीन, खादीन जो है ना राजस्थान में होता था, इसमें जल संग्रह करके और सिंचाई के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रकार के आर के विषय में बताया गया है। कितने प्रकार के आर, ये नाम तुम लोग सुने होंगे। ओके, कितने प्रकार का आर जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग करते हैं। 3 है ना, सबको पता है 3R ये फॉर्मूला। तो 3R का पहला क्या होता है, पहला क्या होता है बताओ, पहला आर का क्या होता है, देखो, रिड्यूस, ओके, रिसाइकल एंड रीयूज। देखो, पहला आर होता है रिड्यूस, इसका हिंदी में मैं बताता हूं। दूसरा रिसाइकल, और तीसरा रीयूज। ओके, तो ये हो गया रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कम उपयोग करना। रिसाइकल, फिर से उसका चक्रण। ओके, रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, फिर से उसको बना करके यूज कर लेना, यानी कि पुनः चक्रण। ओके, और रीयूज यानी कि फिर से उसको प्रयोग में लाना। इसको हम लोग करेंगे तो बहुत हद तक जो प्लास्टिक की चीजें हैं उसका इस्तेमाल फिर से कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण बहुत हद तक संरक्षित होता है, पर्यावरण का बचाव कर लिया जाता है। समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को कहते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, हॉट स्पॉट को क्या नाम दिया गया है। किसी भी जैव विविधता समझते हो ना, जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, इस पूरे पृथ्वी पे जहां सबसे ज्यादा पौधा, जंतु और माइक्रो सूक्ष्म जीव रहे, वो जैव विविधता का हॉट स्पॉट होता है, विशेष स्थल होता है। तो ऐसा जगह को क्या कहेंगे, कहां पे ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पेड़ भी मिलेगा, सबसे ज्यादा जीव जंतु भी मिलेंगे और सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव भी मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, ऑप्शन सुनो, वन, बगीचा, नदी, समुद्र। वन में, क्लियर, समझ में आ गया। तो वन जो होता है
वह सबसे बड़ा हॉट स्पॉट होता है। ओके, हॉट स्पॉट होता है किसका? किसका हॉट? जैव विविधता का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था बिहार में किस नाम से जानी जाती थी? अब सुनो, बिहार में जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? बंथारस एवं ताल, आहार तथा पाइन, नाड़ी तथा बंधिर, एरिस तथा सुरंगम। ये ऑप्शन भी आएगा एग्जाम में, हो सकता है। इसका बिहार में जिस तरह से राजस्थान में क्या था, खादिन था, उसी तरह बिहार में आहार पाइन के नाम से एक पारंपरिक जल संग्रहण की व्यवस्था चली आती थी। कब से? जब मगध का साम्राज्य हुआ करता था और उस समय छोटे छोटे गड्ढे करके पानी को संग्रहित किया जाता था और फिर उसका प्रयोग किया जाता था। और ये दक्षिण बिहार में, खासकर दक्षिण बिहार में इसका उपयोग किया जाता है, जहां बाढ़ भी आते थे बराबर और सूखा भी ज्यादा पड़ता था। ओके, तो आहार एंड पाइन याद रखना, बिहार में जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था थी। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, यूरो 1 नाम सुने हो? यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, इस तरह का नाम सुने हो? यूरो 4 नाम सुने हो? तो ये सभी संबद्ध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, सभी से। किससे है? किससे होगा? वायु प्रदूषण से। ये गाड़ियों में लगा होता है, गाड़ी, बाइक, व्हीकल में, 4 व्हीलर में, ये सारे पहले यूरो 2 अब यूरो 4 तक आ चुका है। इसका क्या काम है कि जो अधकचरे, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनको यह अच्छे से जला करके प्रदूषण कम करने का काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी तरह से यह सोख लेता है और सोख करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो यूरो 1, 2 ये सब वायु प्रदूषण से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, काफी इंपॉर्टेंट। अभी देखते हो ना, अभी यूरो 4 गाड़ियां भी आ रही हैं। यूरो 4 जो क्या करता है कि सल्फर वगैरह है, उस जितने भी गैस हैं उसको वो प्रदूषित होने से बचाता है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। ओके, तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने करा दिया। इसको तुम लोग बार बार देखो, समझो, पढ़ो। ओके, एग्जाम का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है और अच्छे से इसको देखो, पढ़ो और याद करो। ओके, ये बस इसी में से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना? तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिर से अब शुरू करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों साथ में अब हम लोग करेंगे पूरे इसके साथ, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से शुरू करेंगे एक एक चैप्टर का। और फिर हम लोग कंप्लीट एक पैटर्न बना देंगे, तुम्हारे पूरे सिलेबस का ही बना देंगे कि साइंस में कितने जो 80 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका भी क्वेश्चन मैं बना दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक करो, सब्सक्राइब करो।